देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने अब यति नरसिंहानंद पर भी केस दर्ज कर लिया है। यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देते हुए अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए उन्हें भड़काया, साथ ही शत्रमेव जयते का नारा भी दिया था। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अब तक 5 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। उन 5 लोगों के नाम बताते हैं। यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, धर्मदास, सागर सिंधु और अन्नपूर्णा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। और इस पूरी खबर पे सौरभ शुक्ला की एक रिपोर्ट है, आइए उस पर नजर डालते हैं। नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करी है इन्होंने, उसमें एक सेक्शन 295A का भी ऐड किया है जो कि एक नॉन बिलेबल सेक्शन है। लेकिन अब भी दूसरे तमाम आरोपी हैं जो जिन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। नरसिंहानंद पर आज ये मुकदमा लिख दिया गया है, लेकिन इसके साथ जो ऑर्गेनाइजर थे प्रबोधानंद, उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और हम लगातार प्रबोधानंद की वो तस्वीर दिखाते रहे जिसमें पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो उनके पैर छू रहे हैं। नरसिंहानंद हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते आए हैं। संविधान को उनका कहना है कि संविधान भारत का गलत है, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, महात्मा गांधी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। बड़ी वजह यही लग रही है कि जिस तरीके से कल 5 पूर्व रक्षा प्रमुखों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और अपना रोष व्यक्त किया है इस नफरती भाषणों को लेकर के, तो शायद उत्तराखंड पुलिस को भी लगा कि नहीं कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी तमाम वकीलों ने और पूर्व रिटायर्ड जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी को अपशब्द बोलने वाले कालीचरण को गिरफ्तार किया, उसके बाद से उत्तराखंड पुलिस पर दबाव ज्यादा बढ़ा हुआ था। यही वजह है कि अब 2 और आरोपी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन और भी इसमें लोग हैं। अभी तक अवधेशानंद के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। प्रबोधानंद जिन्होंने कहा था कि म्यांमार की तरह भारत में भी एथनिक क्लिंजिंग होनी चाहिए, इस तरीके के बयान दिए थे, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 3 आरोपी थे पहले, जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा और धर्मदास, इनको नोटिस दिया था इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का सीआरपीसी 41 के तहत। तो अब तक वो पूछताछ में गए हैं नहीं गए हैं, इसको लेकर के भी सवाल खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जब आपके पास सारे वायरल वीडियोस हैं, आपके पास तमाम इंटेलेक्चुअल और पूर्व रक्षा प्रमुख तक इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली आपकी इसमें भद पिट रही है, तो ऐसे में क्या वजह है कि अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। ठीक है, आपने बोला कि आपकी विवेचना जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें चार्जेस को लेकर के भी जब डीजीपी अशोक कुमार, उनसे हम लोग लगातार सवाल पूछते रहे कि इसमें सेडिशन चार्ज क्यों नहीं लगाया गया, तो उनका बोलना है कि सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकते क्योंकि इनके भड़काऊ भाषणों के बाद हिंसा नहीं भड़की। तो क्या हिंसा भड़के तभी आप ये सेडिशन चार्ज लगाएंगे, जो कि संविधान को खुले तौर पर वो अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं इनके भड़काऊ भाषणों में। तो फिलहाल अब 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया है। जितेंद्र नारायण त्यागी, अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुम पांडे, इसके अलावा धर्मदास, सिंघू सागर महाराज और यति नरसिंहानंद, 295 और 153A, ये 2 धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नए साल की शुरुआत थोड़ी खराब रही है। पहले तो वैष्णो देवी भवन में हादसा हुआ, उसके अलावा एक और हादसा हुआ है, वो हरियाणा के भिवानी जिले में, जहां भूस्खलन की वजह से कई की जान चली गई। उनकी तादाद कुल 4 है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। खनन के काम में लगे थे कई वाहन, वो भी दब गए। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो मरने वालों की तादाद है वो 4 बताई जा रही है, लेकिन 15 से 20 लोगों के और दबे होने की आशंका है। ऐसे में मृतकों की तादाद बढ़ सकती है। तो एक बदकिस्मत रहे ये लोग जो यहां पे काम कर रहे थे, भूस्खलन हुआ और लोगों की जान चली गई। हरियाणा के भिवानी की ये खबर है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सहज ही कि कितना बड़ा ये हादसा था भूस्खलन की वजह से। 15 से 20 लोग अब भी दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश ये जारी है कि जो लोग भी वहां काम कर रहे थे और उनके दबे होने की आशंका है, उन्हें बचाया जा सके। 4 लोगों की जान चली गई है। तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे की, वो खबर आपको बताते हैं। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी में हुए हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। भगदड़ में 15 श्रद्धालु घायल भी हुए। श्रद्धालु बदइंतजामी और पुलिस लाठीचार्ज को हादसे की वजह बता रहे हैं।
मौका नए साल का था। रात 2:15 बजे के करीब वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं का हुजूम जमा था। देखते ही देखते गेट नंबर 3 पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। श्रद्धालु इसमें प्रबंधन की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर आने की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? हाँ, बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिया। हादसे का शिकार हुए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए थे। इनकी उम्र 24 से 38 साल के बीच थी। सूत्रों का कहना है कि 20,000 की क्षमता वाले भवन में 40,000 से ज्यादा लोग जमा थे। श्रद्धालु ये भी बता रहे हैं कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर अफसोस जताया है। महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें 12 श्रद्धालु अपनी जान गंवाए। तुरंत ही रेस्क्यू किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया। कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है। बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसे में घायल लोगों का नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसका संचालन श्राइन बोर्ड के हाथ है। ये पहली दफा है जब माता वैष्णो देवी यात्रा में भगदड़ मची, 12 लोग मारे गए, दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। प्रशासन ने एक आला सतही जांच के आदेश दिए हैं और यात्रा को दोबारा बहाल किया गया है, लेकिन साल के पहले दिन कई श्रद्धालुओं को दर्शन के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर की आहट महसूस की जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ते जा रहे हैं। कुल मामले 1431। ओमिक्रॉन से ठीक हुए मरीजों की तादाद 488। महाराष्ट्र की बात करें तो 354 टॉप पर, दिल्ली दूसरे नंबर पर 351, तमिलनाडु में 118 केस, केरल में 109, गुजरात में 105। अलग अलग राज्यों में क्या है स्थिति वो आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। जो कुल मामले हैं ओमिक्रॉन के वो 1431 हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर और दिल्ली सरकार के कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर सुरेश कुमार से। उनका कहना है हर रोज मामले में तेजी देखी जा रही है और आज संक्रमण दर 3% पहुंचने की आशंका है। दिल्ली देश के उन चुनिंदा शहरों में है जहां पर कोविड के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या ये तीसरी वेव की शुरुआत है? और ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। हम इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल में हैं जहां पर ओमिक्रॉन जिनको हुआ है उनको भर्ती किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार जी हैं। डॉक्टर, क्या स्थिति है? कल हमने देखा दिल्ली में हमारी पॉजिटिविटी 2.5% के करीब हो गई, केसेस लगभग 1800 हो गए। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे? निश्चित रूप से जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट लगातार इंक्रीज हो रही है। तो निश्चित रूप से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। सर, 138 केसेस ओमिक्रॉन के आपके पास एडमिट हुए। सर, क्या सिम्टम्स थे? क्या एसिम्प्टोमेटिक थे, माइल्ड सिम्टम्स थे? क्योंकि फेटेलिटी तो एक भी नहीं हुई। जी, अभी इसमें एक भी डेथ नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो ज़्यादातर पेशेंट्स थे उसमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक थे ज़्यादातर पेशेंट्स। खाली 5 पेशेंट्स इसमें से 138 में से सिर्फ 5 पेशेंट्स को सिम्टम्स थे, जिसमें 2 बच्चे भी थे और 3 जो अडल्ट थे उनको फीवर, सोर थ्रोट,
बॉडी एक और वीकनेस, इस तरह के सिम्टम्स। सर आप क्या सलाह देते हैं, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, ओमिक्रॉन के केसेस में क्या घबराने की, पैनिक करने की जरूरत है अभी हम लोगों को? बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। बहुत हल्का इसमें इन्फेक्शन होता है और वायरस ज़्यादातर केसेस में 1 वीक में वायरस क्लियर हो जाता है। दिल्ली में तीसरी वेव की शुरुआत हो सकती है या शुरू हो चुकी है, तो सरकारी औपचारिक तौर पर बताएगी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो इसी को संकेत दे रहे हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सख्ती बढ़ गई है, लेकिन फिर भी बाजारों की अगर बात करें तो वहां भीड़ में कोई कमी नहीं है। दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट ऑड इवन की तर्ज पर खुल रहा है, फिर भी नए साल के मौके पर वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कुछ दिनों पहले भी तस्वीरें आई थी जिसके बाद ऑड इवन लागू किया गया था, लेकिन अगर आज की तस्वीरों का जिक्र करें तो वहां भी कमोबेश हालात पहले जैसे ही हैं। सौरभ शुक्ला वहां हमारे संवाददाता मौजूद थे, वहां से उन्होंने भी एक रिपोर्ट की है कि आखिर लोग इतने लापरवाह क्यों। दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में रिकॉर्ड 1800 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। यानी सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली कोरोना की गिरफ्त में धीरे धीरे आता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं सरोजनी नगर मार्केट की। आज नया साल है तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, न्यू ईयर है, शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन एहतियात बरत रहे हैं, नहीं बरत रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। भीड़ मार्केट्स में आप देख सकते हैं कि हो रही है। दिल्ली में येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट यानी सारी दुकानों को ऑड इवन के तर्ज पर खोला जा रहा है। इसके अलावा जो रात में सब न्यू ईयर के चलते रात में सभी गैदरिंग्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया था। कोई गैदरिंग नहीं हुई। सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं, पर लोगों को देखेंगे कि लगातार बाजारों में निकल रहे हैं। हमारे साथ सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका नाम बताइए। मैं उमदा शर्मा हूँ। प्रशासन ने जब से पाबंदियां लगाई है, ऑड इवन के हिसाब से मार्केट खुल रही है और बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अब जिस तरह से ओमिक्रॉन ने पैर पसारे हैं, हम सब मिलके उसे खत्म करने के लिए, अब पहले जैसी भीड़ नहीं है। तो भीड़ तो है, काफी भीड़ है, थोड़ी बहुत। पहले कंधे से कंधा टकराता था, वो बहुत तो नहीं हो पा रहा है अभी। तो वो नहीं है। वो हाँ, अपील कर रहे हैं हर आने जाने वालों से, सबके लिए, आपके लिए नया साल मंगलमय हो और ओमिक्रॉन के नियमों का पालन करो। 2 गज की दूरी का ध्यान रखो। मास्क के बिना कोई मार्केट नहीं आए। जबकि ऑड इवन के हिसाब से ये मार्केट चल रही है, क्योंकि 2 साल से व्यापारी वैसे भी पिसा हुआ है। क्या करें, काम धंधे भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था भी देश की आगे ले जानी है। और ओमिक्रॉन के नियमों का हम पालन कर रहे हैं। माइक पे बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है। DCB, ACB, SHO बार बार मुआयना करते हैं, रोज करते हैं। NDMC भी यहाँ पूरी मौजूद है। देखेंगे यहाँ पर आगे, क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। भीड़ आज है भी, तो प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली के सिविल डिफेंस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये मेक श्योर किया जा रहा है कि लोग मास्क पहन करके आएँ, लेकिन लोग मास्क पहन करके आ रहे हैं, वो प्रशासन के डर से आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बाजार में भीड़ लगातार बनी हुई है और वाकई में जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, मई के बाद से सबसे ज़्यादा मामले कल दर्ज किए गए हैं। और अगर तुलना करें शुक्रवार और बृहस्पतिवार की, तो 36% का राइज है कोविड केसेस में। यानी जब नंबर्स आएंगे 31 के, तो हम देखेंगे कि ये आंकड़ा जो है और भी आगे जा सकता है। यानी दिल्ली जो है हाई रिस्क जोन में आ चुकी है। दिल्ली सरकार का कहना है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, और जाहिर सी बात है चिंता होनी भी चाहिए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। ऑड इवन के तर्ज पर बाजार खुल रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ बाजारों में देखी जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। फिलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट है। रात में सभी गैदरिंग्स पर मनाही है। लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, घर पर रहें, एहतियात बरतें। सिर्फ यही कोरोना से बचा सकता है। सहयोगी अशोक महाले के साथ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर में हुए एक मुठभेड़ सवालों के घेरे में है। इसमें मारे गए 3 लोगों के परिजन मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है और इनकाउंटर में गलत बताने वाले को कार्रवाई की धमकी मिल रही है। क्या नेता और मीडिया किसी पुलिस जांच पर सवाल खड़े कर सकते हैं, जिसने श्रीनगर के हैदरपोरा में हुई विवादास्पद मुठभेड़ में पुलिस वालों को
क्लीन चिट दे दी। जम्मू कश्मीर पुलिस कहती है नहीं, बस अदालत फैसला करेगी। न नेता, न मीडिया और न 15 नवंबर की मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजन। पुलिस ये चेतावनी भी दे रही है कि इस जांच को लीपापोती बताने वालों पर कार्रवाई होगी। जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है, ये तो पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉम्पिटेंट है, इसको कोई राइट नहीं है। Anybody having any evidence? हम बयानों को लेकर आहत हैं। अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें जांच कमेटी के सामने पेश करने चाहिए। कानून अपना काम करेगा। Conducting the inquiry. And if they still have something, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने पलटकर जवाब दिया कि उन्हें डरा कर चुप करना काम नहीं आएगा और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर, पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मंगलवार को एसआईटी की टीम ने अपने नतीजे में बताया कि आतंकियों ने 2 लोगों, एक डॉक्टर और एक कारोबारी को मुठभेड़ के दौरान या तो कवच की तरह इस्तेमाल किया या फिर उन्हें मार डाला। साथ ही एसआईटी ने डॉक्टर मुदासिर पर आतंकियों के साथ साठगांठ और कारोबारी अल्ताफ भट्ट पर सूचनाएं छुपाने का आरोप लगाया। इस मुठभेड़ में मारे गए 3 लोगों के परिजनों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारा है, जबकि एसआईटी प्रमुख का कहना है कि तीसरा मारा गया शख्स आमिर मागरे एक पाकिस्तानी आतंकी का करीबी था और उसकी गतिविधियां बताती हैं कि वो भी आतंकी था। दूसरी तरफ आमिर के पिता मोहम्मद लतीफ मागरे आतंकवाद विरोधी मुहिम के लिए जाने जाते हैं। उनका दावा है कि वो बेगुनाह था और उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अर्जी दी है। हैदरपुरा इनकाउंटर पर पुलिस की जांच पर हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सवाल करना और तनकीद करना भी एक जुर्म बन गया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आज अमृतसर में केजरीवाल ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कई सुविधाएं देंगे। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया और सफाई कर्मचारियों की नौकरियां पक्की करने का भी। पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, एससी भाईचारे के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की, जो शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरी चीज, मैंने यहाँ के संत समाज से बात की। संत समाज का कहना है कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे भंग करके, और समाज का मंदिर है, समाज का पवित्र स्थान है, समाज को उसको चलाने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। तीसरी चीज, सफाई कर्मचारी जो कि आज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कच्चे हैं, उनकी नौकरी का आज नहीं पता, उनको ठेकेदार तरह तरह से शोषित करते हैं। हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। चौथी चीज कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसको इसमें क्या बोलेंगे पंजाबी में, सीवरमैन, वो जो सीवर के अंदर आज भी घुस के खुद हाथ से साफ करते हैं विदाउट किट। 21वीं सदी में हम लोग चले गए। ऐसे में मजबूरी के अंदर लोगों को आज भी सीवर के अंदर खुद घुस के ये काम करना पड़े, ये सही नहीं है। ऐसे ये सीवर के अंदर घुसना बंद करेंगे और सबको मशीनें देंगे ताकि इज्जत के साथ, इज्जत बख्शेंगे, इज्जत देंगे, बराबरी का हक देंगे, ताकि वो बिजनेस भी करे और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सके। यूपी चुनाव में कई दलों की साख दांव पर लगी है। उनमें से एक पार्टी है समाजवादी पार्टी।
सभी दल चुनाव विवादों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी क्रम में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से अब वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को पहले की तरह सिंचाई की सुविधा फ्री में मिलती रहेगी। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। महाराष्ट्र के जलगांव के एक गांव से बाल यौन शोषण का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 5 और 7 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई और वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो उनसे मेडिकल करने के लिए भी कहा, लेकिन उससे भी डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की दखल के बाद पीड़ितों और उनके परिवार को जरूरी मदद मिल पाई। 5 साल की प्रिया और 7 साल की कुसुम महाराष्ट्र के जलगांव में परिवार के बीच आम बच्चियों की तरह बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन जब उनके घर वाले खेतों में काम करने निकले तब उनके साथ एक अपराध हुआ। एक पड़ोसी ने उन्हें अकेला देख मिठाई खिलाने के नाम पर अपने घर बुला लिया। उसने दोनों बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। जब हम काम से लौटे मैंने देखा बेटी पथराई बैठी है। तब उसने बताया कि कैसे उसके पड़ोसी ने घर ले जाकर उससे कैसा गंदा काम कराया। मेरी छोटी बेटी बिल्कुल सदमे में थी। डरी हुई बच्चियां दिन भर छुपी रहीं। रात को माँ पिता घर लौटे तो उनके सामने फूट पड़ी। माँ पिता ने बच्चों को शांत कराया और फौरन पुलिस के पास पहुंचे। एक एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई। लेकिन जब बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने ये जानकर उनका मेडिकल परीक्षण करने से इनकार कर दिया कि उनका यौन उत्पीड़न हुआ है। डॉक्टर के इस रवैये से हताश परिवार ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से मदद मांगी। परिवार से खुद मिला, 2-3 बार मिला, उनका कोर्ट में जाके मिला, उनको सहायता किया। संस्था के प्रयास ऐसा है कि इस दुनिया में जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं बच्चियों के साथ, तो ये जो कायदा पॉक्सो कायदा जो बना हुआ है, CWC और पॉक्सो कायदा ये दोनों और जिला प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट के वो जिन्होंने ये कृत्य किया है तो उनको सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा प्रयास रहता है। हमारी संस्था भी मुआवजा दिलवाने का प्रयत्न करती है। हम इसके लिए कैंपेन करते हैं कि बच्चे के ऊपर जो दुर्घटना घड़ी है और उनको शैक्षणिक की सुविधा हो, आरोग्य की सुविधा हो और बच्ची बड़ी होए और उसके खुद के ऊपर खड़े रहे, उनको फैमिली को सपोर्ट मिले, इसके लिए भी हमारी संस्था काम करती है। तब से KSCF पीड़ित बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ खड़ा है। KSCF की टीम पीड़ितों के घर जाकर उनकी मदद करती रही है, उन्हें काउंसलिंग भी दिलाती रही है। KSCF के वकील ने जिला अदालत में सरकारी वकील का सहयोग किया है और इस हस्तक्षेप से आरोपी की जमानत अर्जी 3 बार रद्द हो चुकी है। KSCF की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड मुहिम देश भर में यौन उत्पीड़न के बाल पीड़ितों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराती है। आपका सहयोग इन बच्चों को इंसाफ दिलाने में काफी दूर तक मददगार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। 2021 की विदाई और 2022 का स्वागत पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से कर रही है। वाराणसी में भी इसका शानदार स्वागत किया गया और यह स्वागत बनारस की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप किया गया। 2021 की आखिरी शाम बनारस के दशाश्वमेध घाट पर जहां आरती और दियों से 2022 के आगमन का स्वागत किया गया, तो वहीं 2022 की सुबह 80 घाट पर शंखनाद, आरती और यज्ञशाला में यज्ञ किया गया। बनारस के 80 घाट पर मौजूद थे हमारे संवाददाता अजय सिंह, वहां से उनकी रिपोर्ट। 2022 की पहली सुबह पूरी दुनिया में उसका स्वागत हो रहा है। अपने अपने तरीके से हर दुनिया में हर तरीके के लोग अपने अपने तरीके से इस 2022 का स्वागत कर रहे थे और 2021 का जो है वो अपने तरीके से विदाई कर रहे थे और 2022 का स्वागत। लेकिन देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें
कि नए साल का स्वागत कैसे होता है। तो अगर आप देखें तो इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नए साल के स्वागत में जो है वो प्रातः उषा काल में जब सूरज अपनी सुबह की लालिमा लेकर के जब वो निकलेगा, जब यहाँ पर आएगा जब सूरज, तो उसके स्वागत के लिए, इस नए साल के सूरज के स्वागत के लिए सुबह आपको गंगा की आरती आपको दिखाई पड़ रही है। और अगर हम इस तरफ चलने की कोशिश करें तो अगर आप इधर देखिएगा तो यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, वो यहाँ पर बैठ करके सुबह की आरती देख रहे हैं। तो बनारस की ये जो सुबह की जो ये आरती होती है, एक तरफ जो है वो जो पाणिनी कन्या विद्यालय की वेद पाठी बच्चियां हैं, उनके अपने सत्सर पाठ होते नजर आते हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर हम इस तरफ अगर चलें तो आगे यज्ञ भी होता है। उस यज्ञ के साथ जो है पूरा जो है वो सुबह का एक अपना वातावरण होता है। इसकी शुरुआत जो है वो शंखनाद से होती है। सबसे पहले पाणिनी कन्या विद्यालय की वो महिलाएं जो हैं वो शंखनाद करती हैं, और शंखनाद करने के बाद जो है वो इस आरती की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर यज्ञशाला की यज्ञ वेदी जो है वो तैयार हो चुकी है यहाँ पर, और वो आज सुबह जो है यज्ञ करके आज की जो पहले दिन की जो शुरुआत है वो इस तरीके से की जाती है, जो पहले दिन की शुरुआत हो रही है। आप लोगों की सुबह कैसी होती है, आज किस तरह से कर रही है? हमारी सुबह बहुत आध्यात्मिक होती है, और विश्व में ऐसी सुबह का नज़ारा कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि माँ गंगा सामने हैं। उनके दर्शन करके हम अपनी सुबह को आरंभ करते हैं, और माँ गंगा की आरती के साथ उनको स्मरण करते हुए, नमन करते हुए सुबह आरंभ होती है। उसके बाद हम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ हवन करते हैं। लोक मंगल की कामना से पूरे विश्व के जन का कल्याण हो, ऐसी मन में कामना करते हुए, संकल्प धारण करते हुए हम सब यज्ञ और हवन करते हैं। उसके बाद सुबह के राग पर आधारित एक सांगीतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से सबको जागरूक करने के लिए योग। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं कि वैदिक मंत्रों के साथ जो है जो वो यज्ञ की शुरुआत हो गई है। यह गंगा की आरती करते हुए लोग जो है सूरज की आरती करते हुए उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये एक नए साल का 2022 का जो है बनारस का स्वागत, 2022 में बनारस का स्वागत कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा की आरती के बीच में 2022 का स्वागत हो रहा है। और यही नहीं है, इसके पहले जब कल 2021 की विदाई कर रहे थे तो भी बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती थी। आरती के साथ 2022 में जो है वो 2022 के स्वागत का जो है वो तैयारी की गई थी। दिए जला करके उसका स्वागत किया गया था कल शाम को, और आज सुबह इस तरीके से आरती करके और उसका स्वागत किया जा रहा है बनारस में। देश की बनारस की राजधानी, जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस काशी में, शिव की नगरी काशी में 2022 के स्वागत का कुछ अंदाज इस तरीके से है। वाराणसी के 80 घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आज देश की बात में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।